हाय एवरीवन। आज हम हिंदी का 12वां लेसन करेंगे, गुरु और चेला। चलिए शुरू करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढेला। कि एक गुरु और एक चेला घूमने चले और उनके पास एक भी पैसा नहीं था। ढेले का मतलब होता है पैसा। चले चलते चलते मिली एक नगरी और वो जैसे चलते जा रहे थे तो उन्हें एक नगरी मिली। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। उस नगरी की जो सड़कें थी वो बिल्कुल चमकती हुई और थी और डगरी जो थी चमाचम थी, यानी कि सब कुछ बिल्कुल चमक रहा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी। तभी उन्हें एक ग्वालिन ग्वालिन बच्चे होते हैं जो लोग गाय पालते हैं ना, उनको ग्वालिन कहा जाता है। तो उन्हें ग्वालिन मिली जो अपने सिर पर गगरी यानी कि मटका रखे हुए थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। तो वो ग्वालिन जो है अपने सिर पर मटका रख के तेज भागी जा रही थी। तो गुरु ने कहा कि तेज मत चलो, बता कौन नगरी, कि हमें बताओ कि कौन सी नगरी है, बता कौन राजा और इसका कौन राजा है, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कि ऐसा कौन राजा है जिसका यश यहाँ पे चलता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। तो जो ग्वालिन है वो उनके पास आके बोलती है कि महाराज पंडित आप यहाँ पधारे हो, आज ये अच्छी बात है। यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा है, कि ये जो है एक अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ है, यानी कि एक मूर्ख राजा है। टके सिर बाजी टके सिर खाजा, कि यहाँ पर हर सब्जी टके सिर मिलती है, हर चीज हर भाजी सब्जी सब कुछ यहाँ टके सिर ही मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। तो ये बात सुनकर गुरु बोला कि मुझे अपनी जान नहीं देनी है और मुसीबत मोल नहीं लेनी है। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरु बोला कि क्या पता किस क्षण में किस पल यहाँ अंधेर हो जाए, यहाँ पे मन रहने को नहीं मान रहा, यानी कि यहाँ रहना ठीक समझ नहीं आ रहा। गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना। गुरु ने चेले को ये बात बोल दी कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, परंतु चेले ने नहीं मानी। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। तो मजबूर, विवश का क्या होता है मजबूर। तो विवश होकर गुरु तो लौट गया। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला। गुरु जी तो चले गए परंतु चेला अंधेर नगरी में ही रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, चला हाट को देखने आज चेला। अब चेला वहीं रह गया तो वो इधर उधर घूम रहा था, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। तो उसने वहां पे अजीब ही रेल पेला देखा। टके सेर हल्दी और टके सेर जीरा, कि वहां हर चीज टके सेर मिलती है। टके सेर ही हल्दी है, टके सेर जीरा, टके सेर खकड़ी और टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। वहां पे जो रबड़ी और मलाई है मतलब मिठाइयां भी वहां टके सेर ही मिलती थी, तो उसने तो वो रोज खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो वो बोल रहा है कि फिर आगे का हाल सुनो, अंधेर नगरी और वो अनबूझ राजा था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। बोला कि जैसे ही पानी बरसता था बिजली चमकती थी, बरसात आती और बिजली धमकती थी। गरजे थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। जैसे बादल गरजते थे बिजली झमकती थी, बरसात गहरी आ रही थी और बिजली भी धमक रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, तो ऐसे बिजली चमक के गिरने से एक दीवार जो है राज्य की गिर गई। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। जैसे ही दीवार गिरी तो राजा तुरंत फिर सवारी लेके वहां देखने पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया। एकदम से संतरी को उसने डांटा और बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया? बोले कि यह दीवार क्यों गिर गई और इसको किसने गिराया? कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो संतरी बोला महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं और ना ही मेरा कोई कारनामा है। यह तो पहले से कमजोर दीवार बनाई गई थी इसीलिए गिर गई, यह बहुत मोटी और घनी भी नहीं थी।
खता कारीगर की महाराज साहब, वो बोला कि महाराज इसमें तो बनाने वाले यानी कारीगर की खता है, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो एकदम से फिर कारीगर को बुलाया गया वहां। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। तो जो वो बोला राजा कि ये कारीगर दोषी है कि इसने कमजोर दीवार बनाई, इसको इसी की गलती है तो इसको ही सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। कारीगर भी झट से बोल पड़ा बिना देरी के कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। तो उसने जो मिस्त्री के साथ जो मजदूर लगा होता है उसने बोला ये उसकी शरारत है, उसने जो गारा यानी कि जो हम सीमेंट जिसके साथ दीवार खड़ी करते हैं ना, उसको बोल रहा है कि उसने उसको ज्यादा गीला कर दिया यानी कि पतला कर दिया, जिसकी और ये उसी की गलती है। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। राजा एकदम बोला कि एकदम से भिश्ती को बुलाओ और उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, कुछ हुई ना कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। जैसे ही भिश्ती आया एकदम से बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मस्क को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। ये बोल रहा एकदम से भिश्ती बोला मस्क जो है पहले जमाने में पानी लाने का एक जानवरों की खाल से उसे बनाया जाता था, उसे मस्क बोला जाता था, जिसमें कि वो पानी भर के रखते थे। तो बोल रहा है कि जो मस्क है वो उसको इतना बड़ा बना दिया कि उसमें ज्यादा पानी आ गया और मेरे से मिट्टी में पानी ज्यादा डल गया। मस्क वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने मेरी खता नहीं इसमें। तो फिर जिसने मस्क बनाया था उसको बुलाया, उसने भी बिना देरी के बोला कि इसमें मेरी खता नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकामत। तो उसने बोला कि ये सब मंत्री की गलती है, उसकी ही शरारत है, उसी की हिकामत है, हिमाकत है। ये यहाँ पर हिकमत लिखा हुआ है, इसमें होता है हिमाकत यानी कि उसी की गलती है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मस्क को बनाया। तो बोल रहा है कि उसने इतने बड़े जानवर का चमड़ा मुझे दिला दिया मस्क बनाने के लिए, बड़ी है मस्क खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानवरों के चमड़े से मस्क बनाई जाती थी जिसमें कि पानी भरा जाता था। तो बोल रहा है कि बड़े इतने बड़े जानवर का चमड़ा दे दिया कि उसमें बहुत सारा पानी भरता था, यह मेरी गलती नहीं है, ये तो बिरानी की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। फिर बोला अगर यह मंत्री की गलती है तो उसको बुलाओ और उसको फांसी का हुक्म हुआ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, जैसे ही मंत्री को लेकर जल्लाद चले फांसी देने के लिए, तो चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो जैसे फांसी पे चढ़ाने वाले थे उसी क्षण में, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, देखा कि मंत्री तो बहुत ही पतला है, दुबला पतला दिखता था, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता, उसकी गर्दन में फांसी का फंदा भी नहीं आता था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो राजा क्या बोला, इसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता क्योंकि यह दुबला पतला है, तो ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी गर्दन मोटी हो और ये फांसी का फंदा जिसमें फिट होता हो और उसको इसी क्षण फांसी दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। तो ये सुनकर जो संतरी थे वो मोटी गर्दन वाले को ढूंढने चले गए। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, तो उनको वही चेला मिल गया जो कि रोज हलवा पूरी खाता था। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजन होता इसी क्षण। तो संतरी उससे बोले कि आप फौरन हमारे साथ चलो, महाराज ने न्योता भेजा है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। तो चेला तो मन में बहुत खुश हो गया, कहा आज न्योता छकूंगा केला। बोला कि आज तुम्हें राजा का दिया हुआ न्योता केला ही छकूंगा या खाऊंगा। मगर आगे पहुंचा तो देखा झमेला, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने वहां झमेला यानी कि मुसीबत देखी। वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहां तो एक पूरा मेला जमा हुआ पड़ा था यानी कि बहुत सारे लोग। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। तो फिर राजा बोला कि इसकी गर्दन मोटी है, इसको ही फांसी पे चढ़ा दो।
कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। तो चेला बोला कि मेरी गलती तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बक बक मचाओ। एकदम से राजा बोला कि चुप हो जाओ, तुम बक बक मत करो, मतलब फालतू मत बोलो। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला। मगर जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, वो भी चालाक था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, उसने भी वहीं पर झमेला मचा दिया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। वो एकदम से बोला कि पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करवा दो, फिर बाद में मुझे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। तो एकदम से वहां पे गुरु को बुलाया गया, उसको बताया कि तेरा चेला वहां पे खड़ा है और रो रहा है। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तभी गुरुजी आए और उन्होंने चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। तो जो गुरु गुरु और चेला थे वो दोनों झगड़ने लगे। उन दोनों में रेल पेला मतलब झगड़ा हो गया। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो गुरु भी यही बोला कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला भी। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, तो वो दोनों मतलब कोई रोक रहा है लेकिन वो दोनों नहीं मान रहे, ऐसे की बात पे अड़ गए। छुटाए ना छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो जो राजा था वो एकदम से आगे आया और उसने पूछा कि क्या बात है। तो फिर गुरु ने बताया कि क्या करामात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसा, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो बोल रहा है कि ये इतना अच्छा मुहूर्त है कि इस पर फांसी चढ़ना जो है इससे बढ़िया कोई मुहूर्त ही नहीं है। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो बोला कि जो इस वक्त इस मुहूर्त पे फांसी पे चढ़ गया वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, यानी कि सारे संसार पे राज करेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो राजा बोला हाँ ये बात सच हो सकती है क्योंकि जो गुरु का कथन है वो झूठ नहीं होता। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। राजा एकदम से बोल पड़ा कि अब तो फांसी पे मैं चढ़ूंगा और इसी दम मैं फांसी पे टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा। जैसे ही राजा फांसी पे चढ़ा बहुत बाजा बजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, और जैसे वो मूर्ख राजा मर गया तो प्रजा भी बहुत खुश हुई। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, और घर घर में बधाइयों के बाजे बजे। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा, और इस तरह से अंधेर नगरी थी जिसका अनबुझ यानी कि मूर्ख राजा था। बच्चों यह कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही मनोरंजक कविता है। आप इसे पढ़ के जरूर आनंद लीजिए। अब आगे हम देखेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। इसमें ज्यादा इतना मुश्किल कुछ नहीं है बच्चों, बस 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको मुश्किल लगे होंगे। तो आइए इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। टके की बात। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगेंगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा क्योंकि उन्हें चीजें 1 रुपया किलो में मिलने लगेंगी, लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि सऊदी अरब की इसकी मुद्रा है दिनार, जापान की येन, फ्रांस की यूरो, इटली की यूरो, इंग्लैंड की पौंड और इटली की यूरो। अब है कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। बच्चों ध्यान से सुनिए, वैसे तो मैंने इसको साथ में एक्सप्लेन किया है लेकिन फिर भी अब हम इसकी जो कहानी है वो सुनेंगे। यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही यहाँ आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है, कारण नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती है। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टका से मिलती थी।
कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मस्क वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु जाकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी कहानी थी। अब है दूसरा क्वेश्चन, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। मैंने एक ऐसी कहानी खरगोश और शेर के बारे में पढ़ी थी। जंगल में शेर रहता था, वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर पड़ा। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचाई। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे सड़कें, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके शेर भाव में मिलती थी। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को मिलती थी। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। चौथा क्वेश्चन है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने का तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था और यहाँ का राजा महामूर्ख था। अब है कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था और उसी का हुक्म चलता था और राजतंत्र में प्रजा राजा को नहीं हटा सकती थी। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि उस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई। अब अलग तरह से, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, गरजती थी बादल, दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, दमकती थी बिजली। ठीक है दोस्तों, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में न आता, राजा गुरुजी की बातों में न आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर संतरी कहता दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? अगर आगे क्या होता? अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज कारीगर, भिश्ती, मस्क वाले को बुलाते, फिर शायद वह उन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा देते। शब्दों की छानबीन, नीचे लिखी वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने के अंधेर हो कौन क्षण में, ये एक्चुअली ये क्षण नहीं है, ये क्षण है, क्षण यानी पल। गुरु ने कहा तेज ग्वाली ना भगली, भगने का मतलब होता है भागना।
इसी से गिरी ये है ना मोटी घनी, ठीक घनी का मतलब है यहाँ गहरी। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी, यानी कि बिरानी यानी किसी और की, यानी पराई गलती। ये ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी मुहूर्त, ये मुहूर्त लिखा हुआ है लेकिन सही वर्ड है मुहूर्त। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने चकाचक सारे लड्डू खा डाले। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। ठीक है बच्चों। अब ये है बिना जड़ का पेड़। ये भी एक कहानी की तरह है, आप इसे स्वयं पढ़िए। ठीक है। और अब मैं इजाजत लूंगी। अब हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।